हेलो एवरीवन। कल हमने मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को कंप्लीट किया था, जो कि नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड पार्ट था। ठीक है, इसमें कुछ बच्चों को डाउट्स थे, तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में डाउट थे। जो सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग है, वो मान लो ये पूरा यूरोप है। ठीक है, यूरोप में फ्रांस जो है वो थोड़ा वेस्ट साइड पर है। देखिए, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। सॉरी, ये जो मैप है इसमें देखिए, ये पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है। यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ फ्रांस है। बाकी की जो ये कंट्रीज़ है, जैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर हो गया, ओटोमन एम्पायर, जहाँ मैं मार्क कर रही हूँ इनका आगे यूज़ होगा, इनको अच्छे से देखो। ऑस्ट्रियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, यहाँ ये ग्रीस है। ठीक है, हंगरी हो गया। तो ये जो एम्पायर है, जगह है, ये फ्रांस वेस्ट में है, तो ये क्या है, इसकी ईस्ट में है। हमने क्या पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के बाद जो मोनार्की थी वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो नेपोलियन आया उसने बेनिफिट्स के लिए भी काम किया, बट इनडायरेक्ट वे में उसने मोनार्की को भी इस्टेब्लिश किया। तो फ्रांस के साथ साथ ये जो कंट्रीज़ हैं ये भी तो यूरोप का पार्ट है ना। हम चैप्टर का नाम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में नेशनलिज्म इन फ्रांस नहीं है, इसमें बाकी सारी कंट्रीज़ भी आएंगी ना। तो फ्रांस के बाद जो उसकी ईस्ट साइड में जो कंट्रीज़ हैं उसमें नेशनलिज्म कैसे आया, वहाँ कैसे जो मोनार्की है उसे ख़त्म किया गया, वो इस सेकंड चैप्टर के अंदर था। ठीक है, तो ये जो सेकंड चैप्टर है इसकी स्टार्टिंग में जो कंट्रीज़ का नेम लिया हुआ है उसमें नेशनलिज्म कैसे इंक्रीज़ हुआ, वहाँ कौन कौन से ग्रुप थे, लिबरलिस्ट आए, रिवोल्यूशनरी आए, कंजर्वेटिव आए। ठीक है, और वहाँ एरिस्टोक्रेसी का क्या काम था, मतलब वो क्या करते थे, मिडिल क्लास कैसे एमर्ज हुई, तो ये सारा हमने पढ़ा। यही सेम फ्रेंच में भी फ्रांस में भी हुआ था, अपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। और यही अब बाकी की जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थी उसमें हो रहा था। तो इसमें जो ये कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मन, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये फ्रांस के ईस्ट में है। इनमें भी क्या था, ये जो टेरिटरीज थी वो ऑटोनोमस थी, मीन्स इनके ऊपर अपना खुद का अधिकार था। यहाँ जो भी राजा रूल करते थे उनका। जो ईस्टर्न, देखो यहाँ क्या वर्ड यूज़ किया हुआ है, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप। समझ रहे हो, ये पूरा यूरोप है, यहाँ फ्रांस है। तो जो ये ईस्टर्न और ये सॉरी, जो ये ईस्टर्न और ये वाला सेंट्रल, इस यूरोप की बात की गई है। ये उस टाइम पर किसके अंडर में था, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ के अंडर में था। तो वहाँ मेन प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ नेशनलिज्म इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके बीच में कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। अब हम ये देखेंगे कि कलेक्टिव आइडेंटिटी क्यों नहीं थी, क्योंकि वहाँ अलग अलग डिफरेंट एथनिक ग्रुप थे। ठीक है, एथनिक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में क्या समानता है, उनकी ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है, उनकी एथनिसिटी क्या थी। तो उनके अलग अलग एथनिक ग्रुप थे। जैसे इंडिया में भी हम क्या लेते हैं कि जनरल ग्रुप हो गया। ठीक है, इनकी एथनिसिटी एक है, एससी की एथनिसिटी एक है, तो उसी तरीके से वहाँ बहुत सारे ग्रुप थे। आप इतना समझिए कि उसमें बहुत सारे ग्रुप्स डिवाइड थे। उसी तरीके से आगे ये सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हैब्सबर्ग एक एम्पायर है जो कि ऑस्ट्रिया के ये एक एम्पायर था, साम्राज्य था, जो कि किसके ऊपर रूल करता था, ऑस्ट्रिया के ऊपर। देखिए, जो ऑस्ट्रिया है वो फ्रांस के ईस्ट में आएगा। ये ऑस्ट्रिया, जो ये हंगरी है और ये ऑस्ट्रिया है, ये दोनों फ्रांस के ईस्ट में है। अब हम इस सारे टॉपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया था, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये अब सारा इसी के अंदर आएगा। और जो हर्ब्सबर्ग एम्पायर है वो सिर्फ एक एक साम्राज्य है जिसने किसके ऊपर रूल किया था, हंगरी के ऊपर रूल किया था। ठीक है, जो हब्सबर्ग एम्पायर था इसने किसके ऊपर रूल किया था, हंगरी के ऊपर। उसमें अलग अलग रीजन थे और अलग अलग प्रकार के इंसान रहते थे। अगर मान लो एक ही एरिया है, हंगरी लगा लो आप, तो हंगरी के अंदर ये ये एक इंसान अलग है, ये अलग है, दोनों की आइडेंटिटीज़ अलग अलग है, ये एक दूसरे से बात नहीं करते, तो क्या इनमें नेशनलिज्म आएगा? ये एक दूसरे से बात नहीं करेंगे कि हमारे देश में क्या गलत हो रहा है, तो उसमें नेशनलिज्म बहुत ही ज़्यादा क्या था,
कम था। इसके अंदर एल्पाइन रीजन इंक्लूड है। एल्पाइन रीजन क्या होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती हो, ठीक है। मान लो ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ में ये इक्वेटर है, ये आपको पता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला जो रीजन है ये पोलर रीजन है, तो इसमें ही अल्पाइन रीजन आता है। और ये जो रीजन है यहाँ यूरोप के मोस्टली कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो अल्पाइन रीजन था जिसमें ये वाले रीजन्स आते थे, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटेलैंड, ठीक है। तो इसमें या फिर बोहेमिया, तो इन सब में क्या था, एरिस्टोक्रेसी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। वहाँ जो सिटीजन्स थे वो बहुत अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, जैसे वहाँ जर्मन स्पीकिंग लोग भी थे, इटालियन स्पीकिंग लोग भी थे, ठीक है। तो उसकी वजह से उनकी कॉमन आइडेंटिटी नहीं बन पा रही थी, वहाँ बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज डोमिनेटेड थी, तो जो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते थे वो ही उनके ऊपर इम्पोज होती थी। ऐसे ही इन एरियाज़ में था, तो उन एरिया में क्या था, एक लैंग्वेज का डोमिनेशन ज़्यादा था दूसरी लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। जैसे इसमें है गैलेसिया में जो वहाँ के एरिस्टोक्रेट्स थे, मीन्स जो जो रूल करते थे, वो क्या बोलते थे, पोलिश। तो वो सभी के ऊपर ही पोलिश लैंग्वेज को क्या करते थे, इम्पोज करते थे, जिससे वहाँ पॉलिटिकल यूनिटी नहीं बन पाई। इस वजह से वहाँ जो उनकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट होगी, और उसके बाद वहाँ क्या हुआ, नेशनलिज्म इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इनको पता चला कि जब तक हमारे बीच में यूनिटी नहीं आएगी तब तक हम इन एम्परर को हरा नहीं सकते। ये देखिए, द ओनली टाई बॉन्डिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्पायर। तो उनके मन में क्या था कि इनके बीच में कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, इनका सिर्फ एक एक मेन जो काम है जिससे वो एक दूसरे से बाइंड हो सकते हैं, वो सिर्फ ये है कि इन सब को मिलके क्या करना है, एक मोनार्क को यहाँ से क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। तो सॉरी, तो इसमें ये लास्ट में लिखा हुआ है कि जो ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर, कि जो एम्परर है उसके अगेंस्ट उनको क्या करना है, काम करना है। आई होप आपको ये पैराग्राफ, एक बच्चे का डाउट था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, और आप अगर ये वीडियो को कंप्लीट देखते हो और सब कुछ समझ में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में डन लिख दिया कीजिए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके वो प्रॉब्लम पूछ लेना, कोई भी डाउट हो, और एक बार डन लिख देना ताकि मुझे ये समझ में आए कि आप पूरी वीडियो देख भी रहे हो या फिर सिर्फ एक बार व्यू करके आप बैक कर दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसे फिर वीडियो बनाने का मतलब नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, रिस्पॉन्स दोगे, तो फिर मैं आगे आपको टीच करूँगी, ठीक है। आप इसमें आगे आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर तक हमने कल कर लिया था। ओके, तो जो इसमें हमारा थर्ड चैप्टर है वो क्या है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। एज ऑफ रिवॉल्यूशन है वो कब से कब तक चली, 1830 टू 1848 तक। देखो, इसमें जो रिवॉल्यूशन है, मैंने आपको कल भी बताया था, रिवॉल्यूशन वर्ड कहाँ से निकल के आया, रिवोल्ट मीन्स इसमें जो एक्टिविटीज़ थी वो थोड़ी सी ब्रूटल होना स्टार्ट होगी, एक दूसरे के अगेंस्ट दंगे होना स्टार्ट हो चुके थे इसमें। मीन्स इसमें आराम से बैठ के जो पहले बात करते थे तो वो थोड़ा सा कम हो गया। इसमें जो रिवोल्यूशंस थे वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए 1830 टू 1848 में। तो इसमें जो कल मैंने आपको क्या बताया था, लिबरल जो लिबरलिस्ट थे, ठीक है, और कंजर्वेटिव, यहाँ इनके साइड आप रिवोल्यूशनरीज भी लिखो, और मिडल मैन भी इन्हीं के साथ आएंगे, ठीक है। तो इन सब का मेन टारगेट क्या था, कंजर्वेटिव को ख़त्म करना, कि ये बोल रहे थे कि मोनार्की को ही हम इस्टेब्लिश करेंगे, और ये सब बोल रहे थे कि हमें डेमोक्रेसी लानी है, हमें मोनार्की नहीं चाहिए। तो इसमें जो था वो लिबरल नेशनलिज्म जो था वो किसके अगेंस्ट काम कर रहे थे, कंजर्वेटिव रिजाइम के अंदर। और इसके अंदर ज़्यादातर जो सिटीजन्स थे वो एजुकेटेड थे, मिडिल क्लास के थे, ठीक है। और वो किसके अगेंस्ट काम कर रहे थे, जो कि कंजर्वेटिव्स थे।
अब इसमें क्या आएगा कि जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि उनकी पावर कंसोलिडेट होके रहे, बट जो लिबरलिज्म और नेशनलिस्ट पीपल थे उन्होंने रिवोल्यूशन किया। और उनका मेन टारगेट क्या था, जैसे बहुत सारे रीजन में यूरोप के, जैसे कि इटली, जर्मन स्टेट हो गया, या फिर ओटोमन एम्पायर वाले एरिया में, आयरलैंड में, पोलैंड में, उनका मेन रोल क्या था कि हमें आज़ादी चाहिए, मोनार्क का रूल हमें नहीं चाहिए। तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनके अंदर कौन कौन आते थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास आते थे, प्रोफेसर्स आते थे, स्कूल के टीचर्स आते थे, ठीक है, और कॉमर्शियल मिडिल क्लास। मैंने आपको कल ये डायग्राम बताया था, ये जो मिडिल क्लास एमर्ज होके आई थी वो सिर्फ ट्रेड की वजह से आई थी, तो इसीलिए इनको क्या बोलते थे, कॉमर्शियल मिडिल क्लास। तो ये जब अगेंस्ट में काम कर रहे थे तो जो फर्स्ट अपहेवल था वो 1830 में हुआ, ठीक है, 1830 में फ्रांस के अंदर। तो इसमें जो ये लहर है ये पूरे यूरोप में है, मैं आपको बार बार यही बात बता रही हूँ कि जो ये पूरा यूरोप है इसमें फ्रांस और फ्रांस के सारे ईस्टर्न स्टेट्स को आप इकट्ठे लेकर चलना, सिर्फ फ्रांस के ऊपर फोकस मत करना, ठीक है। तो जो बार्बन किंग था ये इसमें इनकी डायनेस्टी का मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बर्बन की डायनेस्टी थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर ख़त्म कर दी थी, नेपोलियन ने उसे दोबारा से रीस्टोर किया था, ठीक है। सॉरी, जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने उसको क्या किया था, दोबारा से रीस्टोर किया था 1815 के बाद। वो लिबरल रिवोल्यूशनरीज ने उनके अगेंस्ट काम किया, ठीक है, उनके अगेंस्ट काम किया, क्योंकि ये थोड़े अच्छे रूल्स तो लेके आए थे, ठीक है, बट ये क्या कर रहे थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है, मोनार्की का मतलब क्या होता है कि एक इंसान का रूल होना, जो राजा बोलेगा वही काम होगा, बट इसमें एक वर्ड यूज हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है कि आप एक इंसान रूल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एक इंसान रूल कर रहा है, ठीक है, बट कुछ कायदे से आप रूल करो। ये नहीं है कि आप सभी को सप्रेस कर दोगे। आप एक संविधान बनाओ, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप रूल्स लिखोगे जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, आप उसके हिसाब से काम करो, बेशक एक ही इंसान रूल करो। तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के ऊपर, ठीक है। और इसमें जो लुइस फिलिप्स थे उनको क्या बनाया गया था, हेड बनाया गया था। ये जो रिवोल्ट था ये सबसे पहले 1830 में आया था, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था 1789 में, उसी तरीके से ये जो रिवोल्ट था ये 1830 में सबसे पहले फ्रांस में आया। तो ये बोलते थे कि अगर फ्रांस को जुकाम हुआ, अगर फ्रांस को छींक आई तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता था, ठीक है। मींस कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रांस में कुछ हलचल हुई तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप के ऊपर पड़ता था। तो इसी वजह से यहाँ लिखा है कि अगर फ्रांस स्नीजेस, तो ये मैटरनिक ने बोला था कि जो सारा का सारा यूरोप है उसको भी सर्दी लग जाएगी। समझ में आ रहा है ये बात क्यों बोली, क्योंकि अगर फ्रांस में फर्स्ट रिवोल्ट हुआ तो इसका मतलब रेस्ट ऑफ द यूरोप के अंदर भी आगे रिवोल्ट होने के चांसेस हैं। उसके बाद यही सेम हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ। उस रिवॉल्यूशन में जो बेल्जियम है, ब्रुसल्स कैपिटल है यहाँ की, जो बेल्जियम है वो नीदरलैंड से अलग हो गया। मींस मैंने आपको क्या बताया था कि जो यूरोप में एक क्या क्रेज़ था उस टाइम पर कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के जो सिटीजन्स हैं उनसे शादी कर लेते थे, अपने एरिया को क्या कर लेते थे, एक्सपैंड कर लेते थे। तो जो अब ऑटोनोमस रीजन बनाना स्टार्ट हो गया था, मींस अपने खुद के रीजन, जैसे ये एक राजा ने ये पूरी ज़मीन के पास अपना कब्जा लिया हुआ है, अब ये क्या करेंगे, इसको तोड़ के दो में डिवाइड करेंगे, इसको कोई और रूल करेगा, इसको कोई और, ठीक है। तो उस वजह से इसका एक एग्जाम्पल क्या था कि जो बेल्जियम है वो नीदरलैंड से क्या हो गया था, अलग हो गया था। तो ये सब कुछ क्या था, ये रिवोल्ट की वजह से हुआ था। रिवोल्ट फर्स्टली कहाँ स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में 1830 के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद जो ये नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो पूरे यूरोप के अंदर फैलना स्टार्ट हो गई। किसकी हेल्प से, जो एजुकेटेड एलाइट थे। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल ग्रीस के अंदर भी प्ले किया गया। ग्रीस की जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसके थ्रू, मींस अब ग्रीस को इंडिपेंडेंट बनाने का
इनका मेन मोटिव था। तो जो ग्रीस था वो किसका पार्ट हुआ करता था, ओटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी से। तो जब नेशनलिज्म वहाँ इंक्रीज हुआ तो जो ग्रीक्स थे उन्होंने भी रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल की। कौन से ईयर में, 1821 में। उसके बाद जो ग्रीस में जो नेशनलिस्ट थे उनको दूसरे लोगों से भी हेल्प मिलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। और वो एग्जाइल में रहते थे। एग्जाइल मतलब कि सबसे छिप के अंडरग्राउंड में वो रहते थे। और उनको एक तो ग्रीक, मान लो एक ये पूरा ग्रीस है, उनको ग्रीस, जो ग्रीक्स थे उनको ग्रीक्स की तो हेल्प मिलती थी, मतलब अपनी कंट्री के सिटीजन से तो हेल्प मिलती थी। पर जो वेस्टर्न यूरोप था ना, जो इस साइड वाला इनका यूरोप था, उनको उनसे भी हेल्प मिलती थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो वहाँ सपोर्ट था ग्रीस को फॉर देयर इंडिपेंडेंस वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और वो जो मुस्लिम एम्पायर वहाँ एग्जिस्ट करता था उनके अगेंस्ट वो लड़ पाए, ठीक है। और अपनी किसकी सिविलाइजेशन को वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे, यूरोपियन सिविलाइजेशन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक इंग्लिश के पोएट है लॉर्ड बायरन, उन्होंने क्या किया, फंड्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए वॉर में लड़ने के लिए। 1824 में इनकी डेथ भी हो गई थी ड्यू टू फीवर। उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल साइन हुई 1832 में, जिसने फाइनली ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इस चैप्टर में एज ऑफ रिवॉल्यूशन है जो कि 1830 टू 1848 तक चला। रिवॉल्यूशन मींस रिवोल्ट की हेल्प से हम ये काम करेंगे। फ्रांस में सबसे पहले 1830 में ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद फ्रांस का इम्पैक्ट बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर भी पड़ा, जैसे कि एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है, ग्रीस का, या फिर जो बेल्जियम था वो वहाँ से अलग हो गया था और ग्रीस में इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, क्योंकि जो ग्रीक सिटीजन्स थे वहाँ के, उनके पास ग्रीक की सपोर्ट तो थी बट साथ साथ वेस्टर्न यूरोपियंस की भी सपोर्ट थी। वहाँ अलग से छिपकर एक फ़ंड ऑर्गेनाइज किया गया, उस फंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की वहाँ जो ग्रीक में रिवोल्ट था। उसके बाद लास्ट में जो ग्रीक था उसको एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दे दिया, कौन सी ट्रीटी के हेल्प से, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल 1832। अब आपका ये काम है, आपको ये बताना है कि कॉन्स्टेंटिनोपोल कहाँ है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका एक बार आंसर ज़रूर देना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। हमने क्या पढ़ा कि जो यूरोप में नेशनलिज्म है वो किसकी वजह से ऊपर आया, रिवोल्ट की वजह से, दंगा फसाद करके। बट ज़रूरी नहीं था कि जो सारा का सारा जो नेशनलिज्म था वो सिर्फ लड़ाई करने के बाद ही आया, ठीक है। वहाँ थोड़ा प्रेम भाव से भी जो नेशनल की फीलिंग थी वो इंक्रीज़ हुई। जैसे रोमांटिसिज्म वहाँ इंक्रीज़ हुआ। रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है, एक दूसरे से प्रेम की भावना इंक्रीज़ होना। जैसे हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में जो फेस्टिवल्स हैं वो सभी को यूनाइट करते हैं। कोई किसी से भी नाराज़ हो बट फेस्टिवल पर वो सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। उसी तरीके से फ्रांस में जो ये प्रेम की भावना थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई ड्यू टू देयर कल्चर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनको यूनाइट करने में। जैसे वो स्टोरीज़ को प्रिंट करते थे, बुक्स वगैरह उनकी पब्लिश होती थी। म्यूज़िक के थ्रू, म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो रोमांटिक इमेजिनेशन है उसको इंक्रीज़ करने में। पोइट्री की हेल्प से वो अपनी आवाज़ को, अपनी बात को एक इंसान से दूसरे इंसान को कैसे बोलते थे, पोइट्री की हेल्प से। या फिर कुछ मान लो पेंटिंग बना दी आर्ट की फॉर्म में, स्टोरी की फॉर्म में, म्यूज़िक की फॉर्म में, वो अपने नेशनलिस्ट फीलिंग को इंक्रीज़ करते थे। तो उससे उनके जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। और जो ये साइंटिस्ट थे वो ज़्यादातर जो वहाँ के सिटीजन्स थे जो कि रोमांटिक इमेजिनेशन से इन्फ्लुएंस थे, वो किसको क्रिटिसाइज़ करते थे, साइंस और रीजंस को। वो ये मानते थे कि हर एक चीज़ में रीज़न देना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको एक फीलिंग आ रही है तो वो भी ठीक हो सकता है। जैसे जो साइंटिस्ट थे वो मानते थे कि नेशनलिज्म क्यों है, क्वेश्चन मार्क, कि इसका कोई तो साइंटिफिक रीज़न होगा कि हम एक देश में रहते हैं इसलिए नेशनलिज्म है, ठीक है। बट ये बोलते हैं कि इसका
ज़रूरी नहीं है कि कोई साइंटिफिक रीज़न हो। अगर हमें किसी के प्रति भावना आ रही है तो वो भी नेशनलिज्म हो सकता है। मीन्स जो ये रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो साइंस और रीज़न को क्या करते थे, थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करते थे। ठीक है, ये वहाँ की थोड़ी पेंटिंग्स वगैरह हैं जिसकी हेल्प से वहाँ नेशनलिज्म इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये साइंस और रीज़न को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ये इमोशंस, इंट्यूशंस, मिस्टिकल फीलिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, और अपना जो पास्ट में जो उनका कल्चर था ना उसको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कि हम अपने देश में इकट्ठे होकर रहें। ठीक है, उसके बाद कुछ फिलोसफर्स हैं जैसे जर्मन के जोहान गोटफ्राइड हाइडर। वो बोलते हैं कि जो जर्मन का कल्चर है, ठीक है, वो बेस्ट डिस्कवर्ड उनके कॉमन पीपल के द्वारा ही किया गया है। और कॉमन पीपल को वो क्या बोलते हैं, दास वोल्क। कॉमन पीपल को वो क्या बोलते हैं, दास वोल्क। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो जर्मन का कल्चर है वो ट्रूली कौन एक्सप्लोर कर सकता है, वहाँ के कॉमन पीपल। क्योंकि कॉमन पीपल ही जनरली ग्राउंड से कनेक्टेड हैं, उनको पता है कौन कौन से वहाँ के कल्चर हैं, कैसे उनको फॉलो करना है। तो इसलिए वो किसके ऊपर फोकस देते थे, कॉमन पीपल के ऊपर। वहाँ पोट्री होती थी, फोक डांसेस होते थे, सॉन्ग्स को गाया जाता था। ठीक है, जिससे कि जो नेशन की ट्रू स्पिरिट निकल के आती थी, नेशन की वहाँ से ट्रू स्पिरिट निकल के आती थी। और इसको वो क्या बोलते थे, वोल्क्स जिस्ट। ये दोनों वर्ड को आप को याद रखना है। एक तो वोल्क जिस्ट, जिससे कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जिससे कि वहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग इंक्रीज हो। और एक वो वर्ड यूज़ करते हैं दास वोल्क। दास वोल्क मतलब कॉमन पीपल की हेल्प से वहाँ जो कल्चर है वो प्रमोट हो रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग जो कल्चर है वो एक एसेंशियल पार्ट है फॉर द नेशन बिल्डिंग। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो रोमांटिसिज्म है एक तो कल्चर के द्वारा इंक्रीज हो सकता है, एक अगर हमारी कॉमन लैंग्वेज होगी तो उसकी हेल्प से भी, जो हमारी कॉमन लैंग्वेज होगी उसके हेल्प से भी हम रोमांटिसिज्म को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कि जो रोमांटिसिज्म था वो क्या क्या इंक्रीज कर रहा था, एक तो हमारा जो पास्ट का कल्चर है उसको ग्लोरीफाई कर रहा था। ये पॉइंट्स लिख लो, जो पास्ट का कल्चर है उसको ग्लोरीफाई कर रहा था। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, कलेक्टिवनेस इंक्रीज कर रहा था। कलेक्टिवनेस मतलब एकता, यूनिटी एंड कलेक्टिवनेस, कि हम सभी एक हैं और इकट्ठे हैं। ठीक है, कलेक्टिवनेस एंड यूनिटी। थर्ड इसके अंदर आप लिखो कि बेसिस ऑफ नेशन, एक नेशन को कैसे रहना चाहिए वो उसको भी क्या कर रहा था, प्रमोट कर रहा था, जो रोमांटिसिज्म है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा था, उनके जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो इंक्रीज हो रही थी। और फोर्थ पॉइंट कि वो किसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, साइंस को और रीज़न को। नेक्स्ट है इसमें जो लैंग्वेज है उसने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनको यूनाइट करने के अंदर। जैसे वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल हरियाणा है, हरियाणा की जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो क्या होगी, हरियाणवी। ठीक है, उनके हमारी हरियाणा की जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो क्या होगी, हरियाणवी। तो उसकी वजह से अगर एक हरियाणा का इंसान है और ये दूसरा हरियाणा का इंसान है, लेट्स से ये कनाडा में रह रहे हैं, ठीक है, अगर इनको अपने ही स्टेट का कोई इंसान मिल जाए तो उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत पीक पर होगी। तो यही उस टाइम पर एग्जाम्पल दिया गया था कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो क्या करती है, यूनाइट करती है। ताकि मान लो कि तमिलनाडु का एक इंसान है, ठीक है, तमिलनाडु का एक सिटीज़न है, उसके आगे हम हरियाणवी सॉन्ग बजाएं, क्या वो उसे समझ पाएगा, नहीं। अगर हरियाणवी सिटीज़न के सामने आप तमिलियन भाषा बोलोगे, क्या उससे समझ में आएगी, सिर के ऊपर से जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें नेशनलिज्म की फीलिंग इंक्रीज़ करनी है तो वो ग्राउंड लेवल से इंक्रीज़ होगी। ग्राउंड लेवल मतलब एक गांव से शहर में, शहर से आगे नेशन में इंक्रीज़ होगी, वो डायरेक्टली इंक्रीज़ नहीं हो सकती। तो जो लोकल गाने थे ना, लोकल फोल्कलोर था, लोकल म्यूज़िक, लोकल डांस, वो सबसे ज़्यादा क्या इंक्रीज़ कर रहा था, वहाँ की जो नेशनल स्पिरिट थी। और उसके बाद जो
जो आपको मैसेज स्प्रेड करने थे मास लेवल पर, वो भी इंक्रीज हो रहे थे, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जनता क्या थी, इलिटरेट थी। अब अगर आपको गाँव में किसी को कोई बात समझानी है और और वो अनपढ़ है, ठीक है, वो इलिटरेट है, अगर आप उनके सामने 10 अक्षर इंग्लिश में बोल के चले जाओगे, क्या उनको समझ में आएगा? बेशक वो कितनी सीक्रेट बात हो, नहीं समझ में आएगा। अगर आप उनको अपनी लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में समझाओगे, बेशक आप उनको थोड़ा सा इशारा कर दो, वो समझ जाएंगे। तो यही उस टाइम पर था ना, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज वहाँ नेशनल स्पिरिट को इंक्रीज कर रही थी, बट जो वहाँ के नेशनलिस्ट मैसेज थे ना, वो भी लार्ज ऑडियंस तक जा रहे थे, जो कि मोस्टली क्या थी, इलिटरेट थी। और ये ज़्यादातर पोलैंड के अंदर हुआ, जहाँ जो ग्रेट पावर थी, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, वो उनके जो उन्होंने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था, उसके अगेंस्ट वो जाके नेशनलिज्म की फीलिंग को इंक्रीज कर पा रहा था। इसमें एक आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक मिनट देखो, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो कारोल कुरपिंस्की थे, इन्होंने जो नेशनल स्ट्रगल था वो किसकी हेल्प से इंक्रीज किया, म्यूजिक की हेल्प से, फोक डांस की हेल्प से, माजूरका की हेल्प से, ठीक है, जैसे ये डांस के नाम है माजूरका, और ये उन्होंने किसकी तरह यूज़ किया, नेशनलिस्ट सिंबल्स की तरह यूज़ किया, जो ग्रेट पावर्स थी उनके अगेंस्ट इनको क्या किया, यूज़ किया। इसका मतलब जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को इंक्रीज किया, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे उनके ऊपर जो लैंग्वेज एनफोर्स की जाती थी, ठीक है, देखो इसमें क्या है, एक ये पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप में एक यहाँ है 80% जनता और ऊपर है 20% जनता। मान लो ये लैंग्वेज बोल रही है ए और ये लैंग्वेज है बी, और इन्होंने रूल बना दिया, ये रूलिंग क्लास है, इन्होंने रूल बना दिया कि जो ए लैंग्वेज है वो ही पूरी कंट्री में बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या था, रिबेलियन होंगे, ठीक है। तो यही सेम काम हुआ था उस टाइम पर पोलैंड में, जो उनकी पोलिश लैंग्वेज थी उसको उन्होंने कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की, जो पोलिश लैंग्वेज थी उसको स्कूल से ख़त्म करने की कोशिश की, और ये बोला कि जो रशियन लैंग्वेज है उसी को हम इम्पोज करेंगे। तो उसकी वजह से 1831 में आर्म्ड रिबेलियन मीन्स विद्रोह होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो रशिया का रूल था वो क्रस्ट आउट हो गया, मीन्स ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो वहाँ जो पोलैंड के बहुत सारे सिटीजन्स थे, उन्होंने लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज़ करना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। जो पोलिश लैंग्वेज थी वो ज़्यादातर इंसान यूज़ करते थे अपना दबदबा बनाने के लिए, उनको पता चल गया कि अगर हम पोलिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी। तो उसी तरीके से जब चर्च की गैदरिंग होती थी, जैसे इसमें चर्च जो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री में चर्च वर्ड यूज़ हुआ है, वो ज़रूरी नहीं है कि जो हम अपनी कंट्री इंडिया में चर्च की बिल्डिंग देखते हैं वो ही है। जैसे हम मंदिर को सिंपल कोई भी मंदिर हो, ठीक है, जैसे शिव जी का मंदिर हो, कान्हा का मंदिर हो, तो हम सिंपल ये बोलते हैं मंदिर। तो वहाँ जो भी जैसे हम बोलते हैं टेम्पल, उसी तरीके से जो उनका रिलीजियस प्लेस था ना उसको वो चर्च बोल दिया करते थे। तो जो पोलिश थे वहाँ चर्च की गैदरिंग होती थी, वहाँ भी वो पोलिश लैंग्वेज को यूज़ करते थे। जो पोलैंड के पीपल थे, ठीक है, वो चर्च में भी पोलिश लैंग्वेज को क्या करते थे, यूज़ करते थे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में भी पोलिश लैंग्वेज को यूज़ करते थे, ताकि जो उनकी बात को सारे अच्छे से समझ सके, कोई उनका विद्रोह ना करे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ रशियन रूलर्स थे उनको गुस्सा आ गया कि ये सारी जगह ही पोलिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के प्रीस्ट थे और बिशॉप्स थे, मींस जो वहाँ रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया, सर्बिया लेकर चले गए, रशियन अथॉरिटी के द्वारा उनको पनिशमेंट दी गई, ठीक है। और वहाँ
इसीलिए वहाँ क्या हुआ, जो पोलिश लैंग्वेज थी वो रशिया की डोमिनेंस के अगेंस्ट होना स्टार्ट हो गई कि आप हमारे इंसान, हमारे जो सिटीज़न हैं उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हो, ठीक है। तो उससे वहाँ दोबारा से विद्रोह होना स्टार्ट हो गया था। तो ये था कि लैंग्वेज का, कल्चर का, रोमांटिसिज्म का क्या रोल था यूरोप के नेशनलिज्म में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट। मीन्स जो भूखमरी थी, वहाँ जो भूख थी, जो इंसान थे उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से जो वो हार्डशिप फेल कर रहे थे, उनका बुरा टाइम उनका चल रहा था, ठीक है। और जो रिवोल्ट हुए थे उसकी वजह से जो नेशनलिज्म है वो कैसे इंक्रीज हुआ। तो ये टाइम पीरियड है 1830 की बात है। यहाँ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इंक्रीज हुई यूरोप में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, वो हार्डशिप कैसे इंक्रीज हुई, क्योंकि जो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग है ना, देखो आपको एक बात बताती हूँ मैं, मान लो 19th सेंचुरी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 1800 सन की कुछ आगे बात कर रहे हैं। अगर 20th सेंचुरी लिखा हुआ है तो वो 1900 की कुछ बात कर रहे हैं। और इसमें अगर मान लो ये लिखा है कि फर्स्ट हाफ, जैसे इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, इसका मतलब 19th सेंचुरी का मतलब क्या, 1800 कुछ, फर्स्ट हाफ मतलब 1850 से पहले। जैसे 19th सेंचुरी में पूरा क्या आएगा, 1800 से 1850 और 1900 तक। तो फर्स्ट हाफ इसका ये वाला होगा, सेकंड हाफ इसका ये वाला होगा, ठीक है। तो इसमें अगर लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट हाफ, इसका मतलब 1850 से पहले जब वहाँ इकोनॉमिक हार्डशिप आई, क्यों आई, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी पूरे यूरोप के अंदर। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो वो जॉब की भी डिमांड करेंगे, वो खाने के लिए भी मांगेंगे। अगर उनके पास खाने के लिए सामान नहीं आएगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह भी माइग्रेट करेंगे। तो उसकी वजह से जो सिटीजन्स थे वो रूरल एरिया से माइग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, स्लम्स में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो उसकी वजह से वहाँ अगर बहुत सारे इंसान अर्बन एरिया में जाएंगे, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में अगर मान लो, देखो ये कोई भी एक अर्बन एरिया है, इस अर्बन एरिया में मान लो लेट से 50 प्रोड्यूसर्स हैं, मीन्स किसी भी सामान को बनाने वाले हैं, उनको पेमेंट एक इंसान अच्छी खासी देगा। अगर मान लो 50 की जगह 100 आ जाए, ठीक है, तो इनको जो, इनके पास तो अवेलेबिलिटी आ गई ना वर्कर्स की, तो इनको वो पेमेंट कम देना स्टार्ट कर देगा। तो उसकी वजह से जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इंपोर्ट का भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था, स्टिफ कंपटीशन हो गया, इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो मशीन्स थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती आना स्टार्ट हो गई थी। जो वहाँ के सिटीजन्स थे उनको जॉब प्रोवाइड नहीं हो रही थी, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादातर किसके अंदर हुआ, टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर हुआ, क्योंकि वहाँ पार्शली मैकेनाइज्ड हो चुका था, मतलब वहाँ आधी से ज़्यादा मशीन्स आ चुकी थी। वहाँ जो कॉमन पीपल था उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, ठीक है। तो यूरोप में जहाँ एक ही मतलब एरिस्टोक्रेसी चलती थी, कुछ ही इंसान की दादागिरी चलती थी, तो वहाँ जो पीजेंट्स थे भूखमरी के कारण, वो भी अपने जो उनको टैक्स देना पड़ता था उसको देने के लिए वो दे नहीं पाए, ठीक है। बर्डन इंक्रीज हो गया, वो आगे टैक्स नहीं दे पाए। अगर मान लो एक कंट्री में खाने के लिए सामान नहीं है, वो कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे, तो अगर खेत में कुछ अनाज नहीं उगेगा तो वो उसका कुछ हिस्सा एरिस्टोक्रेट्स को कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इसकी वजह से वहाँ फूड के प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गए, वहाँ इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई। 1830s की ये बात है। एम्प्लॉयमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, मैकेनाइजेशन इंक्रीज़ हो गया, पूरे टाउन और कंट्री में पेपोरिज्म इंक्रीज़ हो गया। पेपोरिज्म का मतलब क्या होता है, पॉवर्टी इंक्रीज़ होना, इम्पवरिश्ड होना, मीन्स जो उनकी कंडीशन है उससे भी उनकी थोड़ी हालत जो थी वो बेकार होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब इसमें 1848 की बात है कि जब वहाँ फूड शॉर्टेज थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, जो पेरिस के सिटीजन्स थे, फ्रांस, पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है, वो अपनी सड़कों पर उतर आए, ठीक है। उन्होंने जो वहाँ दंगे करना स्टार्ट कर दिया, रिवोल्ट इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो लुइस फिलिप्स था ना वो देश छोड़कर भाग गया, ठीक है, उसको वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। ये पीजेंट का अपराइजिंग है, जो वहाँ वर्कर्स
खेत वगैरह में काम करते थे, तो उन्होंने जो भी इनके एरिस्टोक्रेट के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, तो वो यहाँ थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाई हुई है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो हमें सॉल्यूशन इनका प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि अब फूड शॉर्टेज भी आ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गया था, जनता सड़क पर उतर आई थी, लुइस फिलिप्स भाग चुके थे। तो उसके बाद जो फ्रांस था, वहाँ पता चल गया था कि जो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद दोबारा से इनडायरेक्ट वे में हम मोनार्की ले आए थे, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे और हमें सिटीजन्स को कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद नेशनल असेंबली जो थी, उन्होंने क्या बोला कि हम आपको गणतंत्र करेंगे, मीन्स रिपब्लिक, कि हम आपको, देखो इसमें दो वर्ड हैं, रिपब्लिक और मोनार्क। ये वर्ड अच्छे से समझना, पॉलिटी में भी यूज़ होगा। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि एक हेड तो होगा, बट वो जो हेड है वो इलेक्टेड होगा। ठीक है, मोनार्क में क्या है, हेड तो होगा, बट वो मोनार्क क्या है, हेरिडेटरी होगा, मीन्स आज कोई, कल उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। ठीक है, मतलब जो ये मोनार्क है ये क्या होगा, हेरिडेटरी होगा, इसमें कोई इलेक्शंस नहीं होते मोनार्की में। अब इंडिया है, इंडिया क्या है, रिपब्लिक है। ठीक है, इंडिया क्या है, रिपब्लिक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी कंट्री में एरिस्टोक्रेसी है। हमारी कंट्री में अगर जो प्रेसिडेंट है उनको हम हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, वो हमारे द्वारा, वो हेड है हमारी कंट्री के, बट वो इलेक्टेड है। समझ में आया, उनका वोटिंग सिस्टम के थ्रू उनको बनाया जाता है। बट जो मोनार्की है वहाँ क्या है, वहाँ हेरिडेटरी हेड बना हुआ है, मीन्स वो रूल करेगा। अब आपको एक और बात, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, एक बात और जान के हैरानी होगी कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने हमारे ऊपर रूल भी किया 200 साल तक, वहाँ अब भी एट प्रेजेंट टाइम जो हेड है ना, वो मोनार्कियल है। इसका मतलब आप ये बोलोगे कि मैम वहाँ अब भी एरिस्टोक्रेसी है, नहीं, वहाँ एरिस्टोक्रेसी नहीं है। वहाँ जो मोनार्क है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करता है। वहाँ असेंबली है, इलेक्शंस वगैरह ठीक है होते हैं, बट जो हेड है, जो वहाँ पर्टिकुलर एक हेड बन के आएगा, वो अब भी हेरिडेटरी बेसिस पर ही चुना जाता है। ठीक है, ये अभी भी है वहाँ स्टिल यूरोप में। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो मोनार्की है वो गलत है। तो यहाँ मोनार्की का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही गलत है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में चल रही है, अपने सभी को राइट्स प्रोवाइड करा रही है, तो इट इज़ ओके। ठीक है, तो वहाँ ये सेम हुआ, उन्होंने जो नेशनल असेंबली थी, अब इसमें आप एक बात याद रखना, ये जो रिपब्लिक की प्रोक्लेमेशन हुई थी, ये मैं एक कंट्री की बात नहीं कर रही है, पूरे ओवरऑल यूरोप की बात हो रही है। ठीक है, इसमें किसी स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अडॉप्ट किया, स्टेट मतलब पहले ये समझ लो, किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अडॉप्ट किया, किसी ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकता है। उन्होंने क्या प्रोक्लेम किया उस टाइम पर, ये उस टाइम की बात है कि हम एक रिपब्लिक बनाएंगे जिसमें हम सभी को वोट देने का अधिकार देंगे। अडल्ट मेल को, यहाँ वुमेन नहीं है, एक बात याद रखना, वुमेन यहाँ नहीं है। अडल्ट मेल को जो 21 साल से ऊपर के होंगे, हम उनको वोट देने का अधिकार देंगे और राइट टू वर्क प्रोवाइड कराएंगे। हम क्या करेंगे, राइट टू वर्क को प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट को हम सेटअप करेंगे, नेशनल लेवल पर हम वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो ये सब कुछ होगा। अब इसमें एक ये अलग है कि उन्होंने सोचा कि अब यहाँ मोनार्की नहीं चलेगी, हमें ये सब कुछ प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उसी टाइम पर वहाँ एक और रिवोल्ट निकल के आया, मीन्स आप एक तरीके की अपराइजिंग बोल सकते हो, जो कि वहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो कि मेनली कॉटन के लिए काम, कॉटन के फील्ड में काम करते थे, तो उसमें उनको एक रिवोल्ट निकल के आया। 1845 की बात है। वहाँ जो वीवर्स थे सिलेसिया में, उन्होंने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया। जो कॉन्ट्रैक्टर उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे कि आपको क्या करना है, फिनिश्ड गुड हमें प्रोवाइड करने हैं, बट उनकी पेमेंट वो बिल्कुल कम रखते थे।
ठीक है। तो इस वजह से जो वहाँ सिलेसिया के जो विलेजर्स थे, जो कि कॉटन से आगे फिनिश्ड प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कराते थे, ठीक है, उनको बहुत इस चीज़ का बुरा लगा कि हमें पेमेंट तो दे नहीं रहे और हमसे पूरा काम करा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ जो वर्कर्स थे उनकी हालत बहुत ख़राब होगी, उनको नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से जो गुड्स के प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, वहाँ कम हो चुके थे, उनको वो सस्ते प्रोडक्ट्स आगे देना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसने कच्चा सामान दिया प्रोड्यूसर को कि आप फिनिश्ड प्रोडक्ट दो, और ये आगे क्या कर रहा था, जो कंज्यूमर्स थे, यहाँ CO मीन्स कंज्यूमर्स थे, उनको सस्ता सामान प्रोवाइड करा रहा था, क्योंकि उस टाइम पर जो यूरोप था वहाँ हार्डशिप थी, मीन्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था, बहुत ज़्यादा महंगाई थी। तो ये सोच रहे थे कि कुछ कंडीशन ठीक हो जाए, वो सस्ता सामान थोड़ा सा प्रोवाइड करा रहे थे, जिसका इम्पैक्ट इनकी पेमेंट पर पड़ा, इनकी सैलरी पर पड़ा, ठीक है। ये रिलेशन समझ में आया। तो इनका इम्पैक्ट इनकी सैलरी के ऊपर पड़ा था। तो उसके बाद जो वीवर्स थे वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में मतलब इकट्ठा हुए, अपने घर से निकले। उसके बाद उनकी क्या डिमांड थी, हायर वेजेस की। उन्होंने सभी को डराना धमकाना स्टार्ट कर दिया, वहाँ बहुत ज़्यादा दंगे हुए, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी भाग गया, जैसे लुइस भागा था ना, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर भी भाग गया, उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई, और जो 11 वीवर्स थे वो वहाँ मारे भी गए थे, ये जो वहाँ दंगे वगैरह थोड़ा सा चला था। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है कि अगर क्वेश्चन आए कि पीजेंट्स या फिर जो कॉमन पीपल थे, कॉमन मैन थे, जो उनके लेवल पर क्या क्या अपराइजिंग्स हुई, तो आपको ये एग्जाम्पल देना है कि ये अपराइजिंग हुई थी वीवर्स के तौर पर, ठीक है। और एक इसके पीछे वाला एग्जाम्पल जिसमें लुइस फिलिप्स भागा था, जब वहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी थी, हार्डशिप, इकोनॉमिक हार्डशिप इंक्रीज हो गई थी। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि जो लिबरल्स थे, लिबरल्स मैंने आपको कल बताया था, वो लिबर्टी की डिमांड कर रहे थे। लिबर्टी हर एक पर्सपेक्टिव में हो सकती है, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिकल भी, सोशल भी, कल्चरल भी। कल्चरल में आप आज वाला भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, जो मैंने आपको लैंग्वेज का बताया, रोमांटिसिज्म का बताया, म्यूज़िक का बताया, फोक का बताया, आर्ट का बताया, ये आप इसमें सब कुछ ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से जो लिबरल्स थे उनका क्या क्या उनका क्या रोल था यूरोप में नेशनलिज्म को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो लिबरल्स थे वो सभी कंडीशंस को अच्छे से बैठ के एनालाइज कर रहे थे कि हमारी जो कंट्री है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें उनका मेन जो टारगेट था वो क्या था कि सभी को वोटिंग राइट दो, ठीक है। आपने सिर्फ मेल को वोटिंग राइट दिए हैं, फीमेल को भी प्रोवाइड कराओ, ठीक है। उसके बाद वैसे ये ज़्यादातर जो दबाव था वो मेल के ऊपर ही रखते थे, वुमेन का बहुत लास्ट में इन्होंने कंसीडर किया कि वुमेन को भी वोट देने का अधिकार दो, ठीक है। उसके बाद ये मोनार्की को ख़त्म करना चाहते थे, ठीक। उसके बाद जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उनकी अलग से डिमांड थी। तो जो लिबरल्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया इसमें। देखो सबसे पहले क्या था, जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो बहुत ज़्यादा था, पीजेंट्स स्टार्विंग थे, मीन्स उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, भूखे मर रहे थे वो। वर्कर्स जो यूरोपियन कंट्रीज़ में थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो 1848 के अंदर एक रिवॉल्यूशन हुआ, जो कि कौन लेके आए, एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये हम लिबरल की बात कर रहे हैं अब। एजुकेटेड मिडिल क्लास लेके आए 1848 में कि हमें मोनार्की को ख़त्म करना है, और जो आप रिपब्लिक लेके आओ, मोनार्की की जगह आप रिपब्लिक रूल लेके आओ, जिसमें जो मेल है वो क्या करेंगे, वोटिंग देंगे, और वोट के हिसाब से आप सभी को क्या करके आओ, इलेक्ट करो, और डेमोक्रेसी लेके आओ। तो उसके बाद जो फ्रांस के अंदर चला था 1848 में, फ्रांस के अंदर ये दूसरे पार्ट्स में भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सभी मैन और वुमेन थे जो लिबरल क्लास से बिलोंग करते थे, उन सभी ने नेशन के लेवल पर यूनिफिकेशन के लिए
अपनी आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी। उसके बाद इसमें इन्होंने किस किस की डिमांड की? कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है अंडर आर्टिकल 19, हमें फ्रीडम चाहिए, एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम चाहिए। उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई जिसके अंदर मिडिल क्लास प्रेजेंट थी, बिजनेसमैन प्रेजेंट थे, आर्टिशंस प्रेजेंट थे, ठीक है। और वो सभी फ्रैंकफर्ट के अंदर जाके मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने किसके लिए वोट डालने स्टार्ट कर दी? जर्मन नेशनल असेंबली की। एक हमारी जो जर्मन है, जर्मनी के लिए एक असेंबली होनी चाहिए जिसमें इलेक्टेड मेंबर आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, सभी को आज़ादी होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, ये सब, ठीक है। तो 18 मई 1848 में 831 जो वहाँ के पीपल थे उनको इलेक्ट किया गया। उनको आगे रूल दिया गया कि आप सभी पार्लियामेंट में बैठोगे और हमारे लिए रूल बनाओगे, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करोगे जर्मन नेशन के लिए। और मोनार्की को आप क्या करोगे? मोनार्की का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आप उसको ख़त्म करोगे। बट स्टिल इसके अंदर देखो सेम है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जो मैंने आपको किस में बताई? यूके में बताई, ठीक है। वो ही इसके अंदर था कि देखो इसमें क्या है, मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज कराती हूँ थोड़ा सा। देखो लिबरल्स की बात कर रहे हैं, लिबरल के अंदर मिडिल क्लास आएगी, इसके अंदर जो एजुकेटेड क्लास थी वो आएगी, बिजनेसमैन थे सभी आएंगे। फ्रांस के अंदर एक रिवोल्ट हुआ इन सब का, उससे क्या निकल के आया? मेल कि आप मेल को वोटिंग राइट प्रोवाइड कराओ, मोनार्की को आप क्या करो? ख़त्म करो। ये सब कुछ सभी कंट्रीज़ में आगे फैलना स्टार्ट हो गया। उसी कंट्री में से एक कंट्री थी जर्मन। जर्मन के अंदर भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी, उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली की डिमांड की। 1848 में इलेक्शंस भी हुए, वहाँ से सिटीज़न जीत के भी आए और उन्होंने क्या डिमांड की कि हमारा आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, हम एक फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट होगी, ठीक है। जो किसने कन्वीन की थी, ये इंपॉर्टेंट है, एसटी पोल ने ये कन्वीन की थी। उसके बाद कि हमारा आप एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो, बट हेड कौन करेगा? एक मोनार्क। समझ में आ रहा है? बस इसमें एक मोनार्क हेड करेगा, वैसे सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इसे रिजेक्ट भी किया, वो दूसरे मोनार्क के साथ जाके मिल गए कि आप हमारी थोड़ी सी हेल्प करो। देखो इसमें एक एग्जाम्पल है विल्हेम फोर जो कि प्रशिया का किंग था, जिसने दूसरे मोनार्क के साथ जाके हाथ मिलाया कि आप इस इलेक्टेड असेंबली को थोड़ा सा ख़त्म कराओ, हमारी जो पावर है वो ख़त्म हो रही है। बट उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मिडिल क्लास थी उसने सबको रजिस्ट किया और पावरफुल फॉर्म में एमर्ज हुई। और लास्ट में क्या हुआ? ट्रूप्स को बुलाया गया वहाँ, हथियार वगैरह, फिर जो एरिस्टोक्रेट्स थे उन्होंने ट्रूप्स को बुलाया, उनके ऊपर जो रिवोल्ट कराया और उस असेंबली जो फ्रैंकफर्ट में असेंबली बनी थी वो लास्ट में क्या कर दी? डिसबैंड कर दी। मतलब वो वाज फोर्स टू डिसबैंड और उसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया गया। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट एक और थोड़ा सा एक वर्ड है, ये बस एक लास्ट में, फेमिनिस्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, फेमिनिज्म से निकल के आया है। फेमिनिज्म का वर्ड जो है वो फीमेल से निकल के आया है। मीन्स एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें एक सिटीज़न, वो बेशक मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। मेल और फीमेल किसके बेनिफिट के लिए बात करेंगे? फीमेल के। समझ में आया? एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें कोई भी इंसान, बेशक वो मेल हो या फीमेल हो, वो किसके लिए बात करेंगे? फीमेल के अपलिफ्टमेंट के लिए बात करेंगे, उसको राइट्स प्रोवाइड कराने के लिए बात करेंगे ताकि वो मेल के इक्वल हो सके। तो उसे हम क्या बोलेंगे? फेमिनिज्म। ये यहाँ वर्ड थोड़ा सा यूज़ किया हुआ है। इसमें क्या बताया हुआ है कि जो वुमेन है उनका भी कहीं ना कहीं जो रोल है वो इंक्रीज़ हो रहा था, वो ओवर द ईयर्स थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा था। वो पॉलिटिकल एसोसिएशंस में अपना रोल प्ले करते थे, पॉलिटिकल मीटिंग में, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स अगर कहीं अपना कुछ
अपनी बात कहीं रखनी हो तो वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते थे वहाँ जाके, ठीक है। तो उसमें भी वुमेन का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। ये फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट है, यहाँ ये इलेक्टेड मेंबर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये मोनार्क के हेड में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे थे, बट इसको क्या कर दिया था, डिसबैंड कर दिया था लास्ट में। और उन्होंने जो वुमेन थी उसकी कंडीशन वहाँ क्या थी, वुमेन को सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर वहाँ रखा गया था, उनका कोई खास वहाँ पार्टिसिपेशन नहीं था। उसके बाद जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी वहाँ की, उन्होंने जो लिबरल मूवमेंट थे उनको सप्रेस तो कर दिया था, बट वो ओल्ड ऑर्डर को नहीं ला पाए। ओल्ड ऑर्डर मतलब पूरी स्ट्रिक्ट जो मोनार्की थी, मीन्स कि जो वो बोलेंगे वो ही कॉमन सिटीजन करेंगे, वो नहीं हो पाया था। बेशक उन्होंने जो लिबरल मूवमेंट थे उनको थोड़ा सा दबाव में उनको वीक कर दिया था, बट वो इतना भी वीक नहीं कर पाए कि पहले जैसी मोनार्की वहाँ इस्टेब्लिश हो गई। तो जो मोनार्क थे उनको रियलाइज़ हो चुका था कि जो ये रिवॉल्यूशन और रिप्रेशन है ये तभी एंड होगा अगर हम इनके लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, लिबरल नेशनलिस्ट जो थे उनके लिए अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, 1848 के बाद जो मोनार्की थी सेंट्रल एज वेल एज ईस्टर्न यूरोप में, वो वहाँ चेंजेस होना स्टार्ट हो गए, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में हुए थे 1815 से पहले। इस बात को अब ध्यान से समझना, पहले वाला ही है ये यूरोप है, ये वेस्टर्न, ये ईस्टर्न, ये सेंट्रल। यहाँ मान लो फ्रांस है, जो 1815 से पहले फ्रांस में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, वो अब चेंजेस आराम आराम से इस साइड आना स्टार्ट हो चुके थे 1848 के बाद। ये इस लाइन में लिखा हुआ है। इसका मतलब वहाँ क्या क्या चेंजेस हुए, जो सर्फडम थे, जो कॉमन पीपल थे और बॉन्डेड लेबर था, उनको क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया। हर एक डोमिनियन में, हब्सबर्ग डोमिनियन में भी, जो कि ऑस्ट्रिया में, हंगरी में था, और रशिया के अंदर भी। और हब्सबर्ग के जो रूरल थे, जो वहाँ के रूलर थे, उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा दी टू द हंगरियंस इन द 1867। मतलब उनको वहाँ जो गलत काम थे वो थोड़ा थोड़ा सा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, जैसे बॉन्डेड लेबर ख़त्म हो चुका था। और जो वहाँ के जो वेस्ट में, जो फ्रांस में जो पहले 1815 से पहले होता था, वो अब 1848 में ईस्टर्न यूरोप में होना स्टार्ट हो चुका था। और जो हब्सबर्ग के रूलर थे उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा दी थी टू द हंगरियंस। देखो हंगरी में ही हब्सबर्ग रूलर ने क्या किया था, रूल किया था। तो हंगरी में एक रूलर का रूल था, वो मोनार्की को इस्टेब्लिश कर रहा था, तो उसने ज़्यादा पावर किसको देना स्टार्ट कर दी, हंगरियंस को, मीन्स जो वहाँ के सिटीजन्स थे, कॉमन मैन को वहाँ पावर देना स्टार्ट कर दी 1867 के टाइम पीरियड में, ठीक है। अब ये वाला थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आइडियोलॉजी का यहाँ मतलब लिखा हुआ है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। आइडियोलॉजी का मतलब मीन्स एक आइडिया, मीन्स एक थिंकिंग जो आपकी है, जो आपकी सोच को, कि आप कैसा सोचते हो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, वो आपकी विजन को बताता है कि आपके कैसे आइडिया हैं। उस सब को हम क्या बोल देते हैं, आइडियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है ए, वो अपने देश के लिए नेशनलिज्म है तो वो उसकी आइडियोलॉजी है। और एक इंसान है बी, वो अपने देश से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है कि नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो आइडियोलॉजी आपकी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है कि आप एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर थिंग के अकॉर्डिंग क्या सोचते हो। तो आपका ये आज थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसका भी आंसर करना। और जो कोई भी वीडियो को लास्ट तक देखेगा, प्लीज़ वहाँ आप डन लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लास। और कल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर मीन्स फर्स्ट चैप्टर का ही फोर्थ पार्ट आगे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।